सबसे पहला पॉइंट, डिविडेंड हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। कैजुअल इनकम जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सभी इनकम्स कहां टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसके अलावा कोई भी सम रिसीव हुआ है, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा है टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर फंड। स्टाफ वेलफेयर फंड जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, ईएसआई हो गया, तो एम्प्लॉय ने जो भी कंट्रीब्यूट करा होता है, अगर वो पीजीपी एक्ट में टैक्सेबल नहीं है तो वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसके अलावा जो सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, अगर ये पीजीपी एक्ट में कवर नहीं हुआ है, मतलब पीजीपी हेड में टैक्सेबल नहीं हुआ। अब ये हम लोग बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखोगे यहाँ पर देखना, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसमें हमने ये लिखा रखा है कि अगर ये पीजीपी में टैक्सेबल नहीं है तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी इनकम है, अगर मान लीजिए बिजनेस इनकम है तो फिर तो ये पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगी। अदरवाइज अगर भी आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, आपका पीजीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करी जाएंगी। ठीक है, तो फटाफट से दोबारा से देखो, एक तो डिविडेंड इनकम होगी, दूसरा कैजुअल इनकम, तीसरा कोई भी सम रिसीव हुआ है। सम कहां से रिसीव हुआ है? हमें एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा है टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर फंड, जैसे पीएफ हो गया, ईएसआई हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, इसके अलावा जो रेंट है, रेंट आ रहा है फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आप प्लांट एंड मशीनरी को आपने किराए पर चलाया हो, चाहे विद बिल्डिंग चाहे विदाउट बिल्डिंग, तो वो भी टैक्सेबल कर दिया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, अगर ये पीजीपी में कवर नहीं हुआ तो। इसके अलावा कोई भी सम रिसीव हुआ है अंडर कीमत इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग इट्स बोनस, तो अगर ये कवर हुआ है हमारा पीजीपी हेड में या सैलरी हेड में, फिर तो वहीं पर टैक्सेबल होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कंसिडरेशन रिसीव हुई है क्लोजली हेड कंपनी को, क्लोजली हेड कंपनी मतलब जो अनलिस्टेड कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, उन्होंने रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इशू करे हैं प्रीमियम पर, तो जो भी हमारा इशू प्राइस होगा और जो एफएमवी का डिफरेंस होगा, जितनी अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल कर दी जाएगी अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसके अलावा जो कंपनसेशन है या फिर इनहांस कंपनसेशन है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, अब ये कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट कब मिलता है? जब गवर्नमेंट के द्वारा कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको पैसा पे करती है, लेकिन अगर देरी हो जाए तो उसके केस में आप लोगों को इंटरेस्ट भी रिसीव होता है। तो यहाँ पर उस इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, चाहे वो कंपनसेशन पर चाहे इनहांस कंपनसेशन पर रिसीव हो रहा हो, वो टैक्सेबल करा जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और ये टैक्सेबल होता है जिस साल आपको ये रिसीव हुआ होता है। और टैक्सेबल की जो अमाउंट होती है, यहाँ पर भी आपको 57 जो सेक्शन होता है उसकी डिडक्शन मिलती है, सेक्शन 57 की, और टैक्सेबिलिटी की यहाँ पर जो अमाउंट होती है वो 50% अमाउंट ही आपकी टैक्सेबल करी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन 1 लाख रिसीव हुआ, तो आपको अंडर सेक्शन 57 50% की डिडक्शन मिल जाएगी, और जो रिमेनिंग 50,000 आपका ये टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस मनी फॉरफिटेड। कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन बाद में वो मान लीजिए कैंसिल हो गया, और आपके पास एडवांस का कुछ पैसा था, लेकिन बाद में क्योंकि वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया, तो एडवांस मनी फॉरफिट कर ली गई। तो जो एडवांस मनी फॉरफिट कर ली जाती है, और वो कौन सी वाली? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 14, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 वाली एडवांस मनी जो फॉरफिट कर गई है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दी जाएगी। इससे पहली वाली का ट्रीटमेंट कैपिटल गेन चैप्टर में होता है। ठीक है, इसके अलावा गिफ्ट का पॉइंट है, ये भी हम लोग डिटेल में करेंगे अभी। और इसके अलावा देखो इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई या म्यूचुअल फंड, जो यूनिट्स ऑफ यूटीआई या म्यूचुअल फंड के ऊपर जो हमें इनकम आती है, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही टैक्सेबल कर दी जाती है।